हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मलिकाए हिंदुस्तान नूरजहाँ की कहानी। एक ऐसी साधारण सी लड़की कैसे बन बैठी मुग़ल साम्राज्य की सबसे ताकतवर महिला। कौन थी नूरजहाँ? शुरू करते हैं कहानी नूरजहाँ की। नूरजहाँ बादशाह जहांगीर की रानी थी। नूरजहाँ का जहांगीर पर काफ़ी प्रभाव था और शासन के कामकाज में वह अपने पति का हाथ बटाती थी। जैसी बातें प्राय हर विद्यार्थी जानता है, लेकिन यदि गहराई में उतर कर देखा जाए तो पता चलता है कि हिंदुस्तान पर मुग़ल शासन के इतिहास में नूरजहाँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है। जहांगीर के शासन को तो एक प्रकार से नूरजहाँ का शासन ही कहा जा सकता है। इसके अलावा नूरजहाँ ने अपनी लंबी आयु में मुग़ल शासन की उथल पुथल में जो प्रत्यक्ष भाग लिया, उसकी कहानी निराली ही है। नूरजहाँ ने अपनी आँखों से अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब इन 4 मुग़ल बादशाहों को देखा था। इसलिए नूरजहाँ का परिचय प्राप्त करने का अर्थ है मुग़ल शासन के एक अरसे की कहानी को भी जानना। असलियत तो यह है कि नूरजहाँ और उसके परिवार ने हिंदुस्तान के मुग़ल शासन को एक नई दिशा प्रदान की। नूरजहाँ के पिता और दादा ईरान के रहने वाले थे। उसके दादा ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खुरासान पूर्वी ईरान के सुल्तान के वज़ीर थे। वे इस्लाम के शिया संप्रदाय के अनुयायी थे और विद्वान ही नहीं, कवि भी थे। उनके 2 भाई भी ईरान के शासन में उच्च अधिकारी थे। सारांश ये है कि ईरानी शासन में ये परिवार नामी था। मोहम्मद शरीफ के एक बेटे का नाम था गियास बेग। यही थे नूरजहाँ के पिता। गियास बेग का दूसरा नाम मिर्ज़ा गियासुद्दीन मोहम्मद भी था। पाश्चात्य ग्रंथकार उसे प्राय अयाज्ञ का नाम देते हैं। गियास बेग की पत्नी भी सुसंस्कृत कुल की थी। गियास बेग के पिता की 1577 ईस्वी में मृत्यु हुई तो उसके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय हिंदुस्तान पर अकबर बादशाह का शासन था। अकबर के सुशासन की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। गियास बेग ने हिंदुस्तान आकर नौकरी करने का निश्चय किया और पत्नी तथा अपने 3 बच्चों को लेकर वह हिंदुस्तान की ओर चल पड़ा। ये सन 1578-79 की बात है। रास्ते में गियास बेग को डाकुओं ने लूट लिया और उसके पास केवल 2 खच्चरों के अलावा कुछ न बचा। इन्हीं पर बारी बारी से सवारी करके बड़े कष्ट सहते हुए गियास बेग का परिवार कांधार पहुंच गया। कांधार तब हिंदुस्तान की सीमा में था। कांधार में ही गियास बेग की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस बच्ची का नाम रखा गया मेहरुनिसा, यानी स्त्रियों में सूर्य। यही मेहरुनिसा बाद में जहांगीर की बेगम बनकर नूरजहाँ के नाम से मशहूर हुई। लेकिन ऐन वक्त पर यदि सहायता न मिलती तो बचपन से ही नूरजहाँ की जीवन लीला समाप्त हो जाती। गियास बेग की हालत इतनी दयनीय थी कि उसने अपनी नवजात बच्ची मेहरुनिसा को रास्ते में ही छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। लेकिन ऐन मौके पर भारत की ओर जा रहे मलिक मसूद नाम के एक व्यापारी ने उसकी सहायता की। उसी व्यापारी के साथ गियास बेग अपनी पत्नी और बच्चों सहित फतेहपुर सीकरी पहुंचा। उसी व्यापारी ने गियास बेग का अकबर से परिचय कराया और गियास बेग को अकबर के दरबार में नौकरी मिल गई। गियास बेग अपने पिता की तरह ही विद्वान था। कुशल पत्र लेखक और मधुर वक्ता होने के कारण दरबार में उसने जल्दी ही सम्मान प्राप्त कर लिया। 1585 में अकबर ने उसे काबुल का दीवान नियुक्त किया।
जिस समय गियास बेग भारत पहुंचा, लगभग उसी समय अली कुली इस्ताजलू नाम का एक अन्य ईरानी नौकरी की तलाश में हिंदुस्तान आया था। वह अकबर के एक सेनापति खान खाना की फौज में भर्ती हो गया। बाद में खान खाना ने अकबर से उसका परिचय कराया। इसके तुरंत बाद गियास बेग की लड़की मेहरुनिसा के साथ अली कुली का ब्याह हुआ। उस समय मेहरुनिसा की उम्र थी कुल 17 साल। मेहरुनिसा अपने माता पिता की तरह गुणी और चतुर थी। उसे चित्र बनाने और कशीदा काटने का शौक था। उसके अलावा वह फारसी भाषा में कविता भी करती थी। अकबर ने 1599 ईस्वी में अली कुली को सलीम यानी जहांगीर के साथ मेवाड़ की चढ़ाई पर भेजा। वहाँ अली कुली ने एक बाघ को मारा, इसलिए सलीम ने उसे शेर अफगान यानी बाघ को पछाड़ने वाले का खिताब दिया। बाद में सलीम ने तख्त पर बैठने पर शेर अफगान को बंगाल में बर्दवान की जागीर बहाल की, लेकिन वहाँ वह विद्रोहियों के गुट में मिल गया। उसे बंदी बनाने के लिए जहांगीर ने अपने एक प्रिय सरदार कुतुबुद्दीन को बर्दवान भेजा। 1607 ईस्वी के मार्च महीने में कुतुबुद्दीन ने बर्दवान को घेर लिया। कुतुबुद्दीन और अली कुली का आमना सामना हुआ। दोनों हताहत हुए। अली कुली तो उसी समय मर गया। दूसरे दिन कुतुबुद्दीन भी मर गया। अली कुली की बेगम मेहरुनिसा अपनी लड़की लाडली बेगम के साथ अपने बाप के पास आगरा चली आई। कुछ समय बाद अकबर की एक रानी सुल्तान सलीमा बेगम की सेवा में मेहरुनिसा की नियुक्ति हुई। उसी समय 1611 के मार्च महीने में वसंतोत्सव के प्रसंग में मेहरुनिसा पर जहांगीर की नज़र पड़ी। उसी साल मई महीने में दोनों का ब्याह हुआ। मेहरुनिसा को पहले नूर महल और बाद में नूर जहाँ के नए नाम मिले। जहांगीर बचपन से ही नूरजहाँ की ओर आकर्षित था। जहांगीर ने भी नूरजहाँ के पहले पति की हत्या करवाई आदि बातें कभी कभी पढ़ने को मिलती है, परंतु ये बातें सच नहीं है। डॉक्टर वेणी प्रसाद ने अपनी पुस्तक जहांगीर में नूरजहाँ के आरंभिक जीवन के बारे में खोजपूर्ण जानकारी दी है। जहांगीर अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था। स्वयं जहांगीर ने लिखा है, उसकी मृत्यु से मुझे इतना अधिक दुख हुआ है कि अब जीवन शुष्क लगने लगा है। 4 दिन और रात मैंने न कुछ खाया न पिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर के सामने ही 15 साल की आयु में आमेर के राजा की कन्या मानबाई से सलीम का पहला ब्याह हुआ था। मानबाई से ही जहांगीर का पहला लड़का खुसरो पैदा हुआ। 1604 में अफीम खाकर मानबाई ने आत्महत्या कर ली। सलीम का दूसरा ब्याह 1585 में बीकानेर के राजा की कन्या जोधाबाई से हुआ। खुर्रम उर्फ शाहजहाँ इसी जोधाबाई का बेटा था। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में 5 जनवरी 1592 में हुआ था। मानबाई और जोधाबाई के अलावा जहांगीर के 13 और औरतों से ब्याह किया। इसमें अंतिम थी मेहरुनिसा उर्फ नूरजहाँ। 1611 ईस्वी में जहांगीर की अंतिम मलिका बनने के बाद से न केवल नूरजहाँ के जीवन में बल्कि मुग़ल शासन के इतिहास में एक नए अध्याय का आरंभ होता है। अकबर के दरबार में राजपूतों का बहुत सम्मान था। उन्हें शासन के ऊंचे ऊंचे पद मिले हुए थे, परंतु जहांगीर के समय से मुग़ल शासन में ईरान के शिया परिवारों का बोलबाला होता चला गया। मुग़ल दरबार में ईरानी प्रभाव को मजबूत बनाने में नूरजहाँ के परिवार ने सबसे अधिक योग दिया। जहांगीर से शादी होने पर नूरजहाँ के कुटुंब का फिर से भाग्योदय हुआ। उसका बाप मुख्य वजीर बना और 6000 की मनसबदारी मिली।
1622 में गियास बेग की मृत्यु होने के बाद उसका दूसरा बेटा यानी नूरजहां का भाई आसफ खां बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका सालाना वेतन 40 लाख रुपए था और 1642 में मृत्यु के समय उसकी संपत्ति 2.5 करोड़ रुपए थी। आसफ खां के बेटे मिर्ज़ा अब्बू तालिब ने औरंगजेब के शासनकाल में खूब नाम कमाया। आसफ खां की बेटी मुमताज़ महल शाहजहां से ब्याही गई। इसी मुमताज़ महल की स्मृति में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण किया। शाहजहां जहांगीर और शाहजहां विलासी बादशाह थे, इसलिए लगभग 50 साल तक नूरजहां के परिवार में मुग़ल शासन को आसानी से अपने कब्ज़े में रखा। शादी के बाद जहांगीर पूरी तरह से नूरजहां के कब्ज़े में आ गया। नूरजहां ने अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची नौकरियां दी। उसकी मर्जी के बिना किसी को भी जागीर नहीं मिलती थी। सिक्कों पर जहांगीर के साथ उसने अपना नाम भी खुदवाया। सारे फरमानों पर बादशाह के दस्तखत के साथ उसके दस्तखत होते थे। जनान खाने पर तो उसका पूरा एक छत्र राज था। संक्षेप में कहें तो जहांगीर नाम मात्र का बादशाह था, असली शासक थी नूरजहां। स्वयं जहांगीर ने लिखा है, औरत की सच्ची योग्यता मुझे पहले मालूम नहीं थी। नूरजहां से शादी के बाद से ही मुझे मालूम हुई। मैंने सारे कामकाज उसके सुपुर्द कर दिए हैं। हर रोज़ मुझे यदि 1 शेर शराब और आधा शेर कबाब मिलता रहे तो उतने ही में मैं संतुष्ट हूँ। जहांगीर ने अन्यत्र लिखा है कि रानी की योग्यता का वर्णन करना संभव नहीं है। किसी भी अभाव को वह फौरन दूर कर देती है। जहांगीर बीमार पड़ता तो कहता, वैद्य को न अकल है, नूरजहां जैसा चातुर्य और अनुभव उसमें बिल्कुल नहीं है। नूरजहां ने जहांगीर के स्वच्छंद स्वभाव पर भी काफ़ी अंकुश लगाया। वह दिन में बादशाह को शराब न पीने देती, रात में भी वह उसे सीमा से अधिक न पीने देती थी। सभी जानते हैं कि अकबर का काल मुग़ल शासन का स्वर्ण युग है। जहांगीर एक सुसंपन्न एवं सुव्यवस्थित राज्य का उत्तराधिकारी बना था। आरंभ में जहांगीर ने भी खूब दक्षता दिखाई। तख्त पर बैठने के बाद प्रजा के हित के लिए उसने जो 12 फरमान निकाले थे, उनसे उसकी योग्यता का सबूत मिलता है। किसी भी व्यक्ति को बादशाह से उचित न्याय मिले, इसलिए उसने अपने महल के बाहर सोने की जंजीर टांग रखी थी, जिसमें 60 घंटियाँ बंधी हुई थी। घंटी बजाने पर हर आदमी के लिए बादशाह के सामने अपनी फरियाद पेश करना संभव था। लेकिन जहांगीर की आरंभिक सुव्यवस्था अधिक दिन तक नहीं चली। अपने एक फरमान में उसने देश में शराब बनाने और उसकी बिक्री पर पाबंदी लगा दी थी, किंतु स्वयं जहांगीर शराब के नशे में हमेशा धुत रहता था। शासन की बागडोर नूरजहां को सौंपने पर तो वह और अधिक मनमोजी बन गया। शराब के साथ उसे अफीम का चस्का लग गया। बाद में उसकी ढलती उम्र में जब बेटों में उत्तराधिकारी के लिए कलह मचा तो वह और अधिक पंगु बन गया। जब तक वह कलह शुरू नहीं हुआ था तब तक नूरजहां ने भी अपनी योग्यता का खूब परिचय दिया। प्रजा ने भी उसे खूब सराहा, किंतु बाद में नूरजहां के दुर्गुण उस पर हावी हो गए। जहांगीर के अपनी अन्य बेगमों से 4 बेटे थे, खुसरो, खुरम अर्थात शाहजहां, परवेज और शहरयार। जहांगीर के बाद उसकी गद्दी का असली हकदार था उसका बड़ा बेटा खुसरो। लेकिन जिस प्रकार जहांगीर ने अपने बाप से बगावत की थी, उसी प्रकार जहांगीर के तख्त पर बैठने के बाद खुसरो ने बाप के विरुद्ध बगावत शुरू कर दी। खुसरो बंदी बना लिया गया और उसके साथियों को जहांगीर ने बड़ी निर्दयता से मरवा डाला। बाद में खुसरो के प्रति जहांगीर का दिल नरम पड़ गया। लेकिन नूरजहां के भाई आसफ खां की बेटी मुमताज़ महल का ब्याह जहांगीर के दूसरे बेटे खुर्रम से हुआ था। इसलिए नूरजहां और आसफ खां का यही प्रयत्न रहा कि जहांगीर के बाद खुर्रम ही गद्दी का हकदार बने। नूरजहां ने यह भी कोशिश की कि खुसरो उसकी दूसरी बेटी के साथ शादी कर ले, परंतु खुसरो ने साफ इनकार कर दिया। खुसरो सहिष्णु स्वभाव का था। राजपूत सरदारों से उसका अच्छा मेल मिलाप था। अकबर भी यही चाहता था
कि उसकी गद्दी का वारिस खुसरो ही बने। ये भी सच है कि खुसरो यदि जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठता तो मुगल शासन में अकबर की परंपरा टिकी रहती। तब हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। शाहजहां के बाद उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह यदि गद्दी पर बैठता तब भी मुगल शासन को एक दूसरी ही दिशा मिलती, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। नूरजहां और खुर्रम ने खूब प्रयत्न किए कि खुसरो का पत्ता कट जाए। अंत में खान खाना के हुक्म से 1621 में खुसरो का खून कर दिया गया। जहांगीर का तीसरा बेटा परवेज शराबी और बेहद घमंडी था, इसलिए उसके हक में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई। चौथा लड़का था शहरयार। नूरजहां ने अपनी बेटी का ब्याह शहरयार से भी करने की कोशिश की। इससे वह तीनों बड़े बेटों की दुश्मन बन गई। भाई आसफ खां से भी उसकी अनबन हो गई, क्योंकि आसफ खां की बेटी मुमताज़ महल का ब्याह खुर्रम से हो चुका था। इसके अलावा खुर्रम ने खान खाना की नतनी से ब्याह करके इस प्रभावशाली सरदार को भी अपनी ओर मिला लिया था। महावत खान भी इस कलह में शामिल हो गया था। खुसरो का खून हो जाने के बाद महावत खान भी नूरजहां के विरुद्ध हो गया। इस प्रकार मुगल शासन के तीन बड़े सरदार आसफ खां, खान खाना और महावत खान नूरजहां के शत्रु बन गए। खुर्रम यानी शाहजहां बहुत चतुर और धूर्त था, इसलिए इस कलह में अंतिम विजय उसी की हुई और जहांगीर के बाद तख्त पर बैठा। व्यसनों में धुत रहने के कारण जहांगीर में अब कोई शक्ति शेष नहीं रह गई थी। नूरजहां की मुट्ठी में वह किसी तरह अपने जीवन के अंतिम दिन काट रहा था। वह अधिकतर लाहौर में रहता और गर्मी के दिनों में कश्मीर चला जाता था। जहांगीर से ब्याह होने के बाद कुछ साल तक नूरजहां का खूब गौरव बढ़ा, लेकिन उत्तराधिकार के झगड़ों में पड़कर उसने अपना सारा सम्मान खो दिया। बड़े बड़े सरदार उसके शत्रु बन गए। चूँकि बादशाह कब्जे में था, इसलिए उसने महावत खान जैसे सरदारों का अपमान करने की कोशिश की। अंत में महावत खान ने अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। बादशाह की फौज लाहौर से काबुल के लिए रवाना हो रही थी। जहांगीर झेलम नदी पार करके अपनी बेगमों और बच्चों से दूसरी तरफ पहुंच चुका था। इस समय महावत खान ने जहांगीर को घेर कर बंदी बना लिया, लेकिन वह नूरजहां को बंदी नहीं बना सका। वह नौका से दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां से बादशाही फौज को लेकर वह महावत खान पर चढ़ आई। इस लड़ाई में उसने कमाल का शौर्य दिखाया, किंतु राजपूत फौज के सामने उसकी हार हो गई। असल में महावत खान बादशाह के प्रति वफादार था, इसलिए पहले उसने नूरजहां और बाद में जहांगीर को भी मुक्त कर दिया। अब जहांगीर 60 साल का हो रहा था और उसके शासन का यह 22वां साल चल रहा था। सारी सत्ता नूरजहां के हाथ में थी। महावत खान नासिक जाकर खुर्रम के साथ मिल गया। सन 1627 ईस्वी की बात है। जहांगीर और नूरजहां लाहौर में थे। गर्मी में जहांगीर कश्मीर गया तो लौटते समय रास्ते में 28 अक्टूबर को उसका देहांत हो गया। पति की मृत्यु होते ही नूरजहां के हाथ की सारी सत्ता बहुत जल्दी लुप्त हो गई। पति के शव को छोड़कर सूतक की अवस्था में वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उधर खुर्रम उर्फ शाहजहां आगरा पहुंच गया और 5 फरवरी को गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले ही शाहजहां ने शहरयार और खुसरो के बेटों का वध करवा दिया था। पति की मृत्यु के बाद नूरजहां को अपने भाई की बंदिनी बनकर एक मामूली औरत के समान दिन बिताने पड़े। ये सही है कि उसके जीवित रहते ही उसके निकट के रिश्तेदार शाहजहां के शासन में ऊंचे पदों पर आसीन थे, परंतु जहांगीर के बाद भी शासन को अपनी मुट्ठी में रखने के नूरजहां के जो सपने थे वे पूरे न हो सके। अंत में 1646 ईस्वी में 69 साल की वृद्धावस्था में नूरजहां की मृत्यु हो गई। नूरजहां ने शाहजहां के शासन को अपनी आंखों से देखा। उसने उसके सामने ही उसके भाई आसफ खां की लड़की और शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल का देहांत 1631 ईस्वी में हुआ। उसी के सामने 1643 ईस्वी में
ताजमहल बनकर पूरा हुआ। उसने औरंगजेब को बाप के विरुद्ध बगावत करते हुए भी देखा। जहांगीर के समय में पहली बार अंग्रेज भारत आए। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत बनकर जहांगीर के दरबार में आए थे। अंग्रेज लेखकों ने जहांगीर के दरबार के बारे में विस्तृत वृतांत लिखे हैं। इन वृतांतों से नूरजहां के चरित्र के बारे में भी जानकारी मिलती है। एक अंग्रेज लेखक व्हीलर ने लिखा है, जहांगीर कितना भी क्रूर और व्यसनी क्यों न रहा हो, फिर भी जेम्स प्रथम से नालायक नहीं था। उसकी मलिका नूरजहां और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, इन दोनों के कृतित्व में काफ़ी साम्य है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि पहली को अपने प्रयासों में असफलता मिली तो दूसरी को सफलता। नूरजहां की टक्कर की दूसरी समकालीन स्त्री संसार में देखने को नहीं मिलती। उसकी तुलना करने का ख्याल मन में आते ही एलिजाबेथ का स्मरण हो जाता है। अपने समय की वह सारे एशिया में ही नहीं, सारी पृथ्वी पर एक महान स्त्री थी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये थी मलिकाए हिंदुस्तान नूरजहां की संपूर्ण कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।